हेलो एवरीवन। 3 बार डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से कनेक्ट हो गया है लकीली। बाकी देखते हैं ये रिकॉर्डिंग हो पाता है कि नहीं, क्योंकि रीजन है कि बारिश हो रहा है और नेट इशू काफी ज्यादा है। तो देखते हैं, बाकी कोशिश करते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स के होते हैं, एडवर्सियल से क्या डिफरेंस है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट की, तो हम देख लेते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम और इक्विजिटोरियल सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे भैया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ एडीआर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत। उसके बाद लोक अदालत, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं बीच बीच में थोड़ा चाय पीते रहूंगा, क्योंकि चाय नहीं तो मेरा ठंडा हो जाएगा और रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। और इतने सुबह उठ के जब रिकॉर्डिंग करना है तो नींद आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो सॉरी अगर इसका कुछ आवाज आए या बीच में डिस्टर्ब हो, इंटरेक्शन ना हो पाए, तो थोड़ा सा आज के लिए सॉरी। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो आता है एडवर्सियल एंड इक्विजिटोरियल सिस्टम। तो एडवर्सियल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एडवर्सरी सिस्टम में कि जो पार्टीज होते हैं लीगल प्रोसीडिंग के, वो क्या करते हैं ना कि वो अपना खुद का थ्योरी डेवलप करते हैं, खुद का फैक्ट बनाते हैं, खुद के एविडेंसेस रहते हैं। और लॉयर क्या करता है, उनको असिस्ट करता है कि भैया वो जस्टिस तक पहुंच पाए। और यहाँ पे जब हम बात करें तो यहाँ पे जो जज का रोल होता है, वो जज जो होता है एक पैसिव रोल में होता है। क्यों? क्योंकि भैया जितने भी एविडेंसेस हैं जो गैदर करने हैं, जो प्रोसीड करने हैं, जो प्लीड करने हैं, वो लॉयर पे होता है। और जज का जो डिसीजन होता है वो उसी प्लीडिंग वगैरह पे बेस्ड होता है। इसका सिंपल सा रीजन यही है। और थोड़ा सा चेयर सही कर लेते हैं। हाँ जी। तो इसके बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है इन इक्विजिटोरियल सिस्टम। अन इक्विजिटोरियल सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जज का जो रोल होता है वो एक्टिव रोल होता है। जज जो डिसीजन लेता है वो खुद के मैनर में लेता है, और उसको ये डिसाइड करना होता है कि ये मैटर जो एविडेंस है या कोई भी मैटर है वो उसके कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीड किया जाए, प्लीड किया जाए, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे इन इक्विजिटोरियल सिस्टम में जो जज होता है वो सेंटर स्टेज, एक सेंटर में अपना रोल प्ले करता है। एडवर्सरियल एंड इक्विजिटोरियल सिस्टम में हम बात करें तो एडवर्सरियल सिस्टम का एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो लॉयर्स एक दूसरे से करते हैं, उससे क्या होता है, जो विटनेस होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को पता चलता है। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ जो रिजल्ट होता है वो बहुत बेहतर तरीके से होता है। एक्सेप्टेंस क्यों होता है? क्योंकि एक प्रोसेस लंबा होता है, और जब लंबा प्रोसेस होता है, किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि यूपीएससी में करते हैं लोग, धांधली कम होता है। क्यों कम होता है? उसके चूज करने का प्रोसेस इतना लंबा है कि भैया आप एक जगह लक्ष्य से निकल गए, एक जगह कहीं कुछ कारण से निकल गए, हर जगह नहीं निकल पाओगे। कहीं ना कहीं आपके ये माइंड का टेस्ट हो जाएगा, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वही है कि इतना ज्यादा हम एक लीगल प्रोसीजर में काम करते हैं कि लगता है भैया कि जो भी जस्टिस हो रहा है वो रिजनेबल हो रहा है, लीगल हो रहा है, फेयर हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इन इक्विजिटोरियल सिस्टम की। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसीजरल इफिशियंसी है, टाइम कम लगता है, प्रोसीजरल इफिशियंसी है। तो प्लस में यहाँ पे हम बात करें तो डिलेज कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक लंबा सिस्टम नहीं है, कभी कोई पार्टी ऑप्शन इतना नहीं चलता है। प्लस में यहाँ पे इक्वलिटी एक मेंटेन रखा जाता है पार्टीज में। अब इक्वलिटी कैसे मेंटेन रखा जाता है, इसको हम स्यूडो इक्वलिटी बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये इक्वलिटी है। अगर आपके पास अच्छे लॉयर हैं एडवर्सरियल सिस्टम में, एकदम चांसेस है आपके पास कि आप मैटर जीत जाओगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छे लॉयर्स नहीं है, एडवोकेट्स नहीं है, आप कोई मेरे जैसे लॉयर को ले जाते हो, कोई मेरे जैसे एडवोकेट को ले जाते हो, तो चांसेस है कि आप हार जाओगे। लेकिन आपके पास अच्छे एडवोकेट्स हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, तो वहां पे एकदम इजी चांसेस रहेगा कि आप इजी विन करोगे, और आपके लिए ये बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रिजर्व इक्वलिटी की हम जब बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि लॉयर का इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसमें आप देखते हो कि जो जज को इन्फ्लुएंस करने का काम है वो अच्छे अच्छे लॉयर भी ना कर पाए, क्योंकि जज को इन्फ्लुएंस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की हम बात करेंगे तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है जो क्या है, तो जो आपका मेन है उसके अल्टरनेटिव में काम करता है। मेन क्या है भैया, तो आपके पास मेन जो आता है जो कोर्ट प्रोसीडिंग होता है, ये उसके अल्टरनेटिव में काम करता है। अब इसका मीनिंग एंड स्कोप की बात करें तो वही चीज है कि एक सिस्टम है जो नॉन एडवर्सरियल टेक्निक पे काम करता है। और यहाँ पे हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करें तो ये कोर्ट ट्राई का अल्टरनेट में बहुत ज्यादा कारगर देखा गया है आज तक।
अगर हम इसमें बात करते हैं इंडिया में, तो हम देखेंगे भैया कि कहीं ना कहीं जो लिटिगेंट का फेथ है जुडिशियल मैकेनिज्म में, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले किया है, और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एडीआर टाइम टू टाइम डेवलप करते रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले हम आएंगे टाइप्स ऑफ एडीआर में, तो हमारे पास आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है भैया कि एक प्राइवेट अरेंजमेंट होता है, जहां पे हम लेस फॉर्मल तरीके से एक डिस्प्यूट को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है। आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है, कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं, ये प्रोसीडिंग हम लोग जब आप लॉ करने जाओगे तब ये प्रोसीडिंग आप पढ़ोगे। आपके पास एक पेपर ही आएगा एडीआर, और हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में ये पेपर पढ़ाए थे प्रोफेसर पवन मिश्रा सर। क्रिमिनल के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पर्सनली ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाए थे। तो आप जाओगे तो फोकस करना है इस पे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है अगर हम बात करते हैं एडीआर की। क्यों? क्योंकि आज की सिचुएशन में जिस तरीके से बर्डन आ रहा है हमारे एक फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम पे, फॉर्मल कोर्ट पे, तो ये अल्टरनेट चल रहा है। और अल्टरनेट क्या, इसको हम लोग एक एप्रोप्रिएट भी मान सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसके मैटर्स बढ़ रहे हैं, और जो हमारी फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम है वो भी एडीआर को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। अब हम टाइप्स में आते हैं, तो हमारे पास देखते हो क्या टाइप्स है। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिए, ये जो है ये अगर पाई चार्ट आप देखोगे, ये जो चार्ट देखोगे ये एडीआर, ये आर्बिट्रेशन का चार्ट है। लेकिन हम टाइप्स ऑफ एडीआर इसी में डील करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, तो आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलिएशन है, मीडिएशन है, नेगोशिएशन है, लोक अदालत है। अब आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो बात कर लिए, मीडिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहता है जो क्या करता है, मीडिएट करता है, बीच में समझौता करता है, और आपको एक एंडिंग पॉइंट पे ले आता है भैया, जहां पे आप दोनों कोई एक चीज पे, सेम ऑब्जेक्ट पे सेम सेंस में क्या कर रहे हो, रिलाई कर रहे हो। यानी कि मान लो मेरे और मेरे दोस्त में लड़ाई होता है। अब एक ऐसा थर्ड पार्टी आया जो हमारा दोस्त ही है, और वो क्या करता है, हम दोनों के में से किसी का सपोर्ट नहीं करता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ना वो उसका सपोर्ट करेगा ना वो मेरा सपोर्ट करेगा। वो दोनों का बात सुन के क्या करता है कि एक न्यूट्रल काम करता है, और उस न्यूट्रल काम में वो क्या करता है भैया कि एक पॉइंट पे आपको ला के खड़ा कर देता है कि हाँ ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो है, ये इस तरीके से काम हो रहा है, और आप दोनों इस पे रिलाई करो। यानी कि थोड़ा बहुत बात करके एक दूसरे से सेटलमेंट करके वो एक काम करता है, तो हम वहां पे उसको मीडिएटर कहते हैं। कॉन्सिलिएशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पे की डिफरेंस क्या है कि जो वहां पे क्या होता था कि जो मीडिएटर होता था वो थर्ड पार्टी था, और वहां पे वो फैसिलिटेट करता था लोगों को कि भैया ये चुनो। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कॉन्सिलिएटर कि आपको एक एग्रीमेंट पे लाके खड़ा कर देता है कि हाँ आप ये एग्रीमेंट कर लो, इस तरीके से कर लो। यानी यहाँ पे इसका काम जो होता है वो मीडिएटर ज्यादा होता है, वहां पे वो कभी भी जस्टिस नहीं देता है, वो आपको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देता है कि भैया आप खुद से डिसाइड कर लो कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे पास लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आता है। अब लोक अदालत का मतलब क्या होता है, तो पीपल्स कोर्ट। अब पीपल्स कोर्ट के आगे हम बात करेंगे तो हम देखते हैं भैया लोक अदालत में कि ये जो है बहुत पहले से हमारे सोसाइटी में रूल कर रहा है या रेगुलेट हो रहा है। लोक अदालत में जो पीपल्स होते हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल पीपल्स होते हैं किसी सोसाइटी का, वो क्या करते थे, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का शुरू से काम करते थे। लेकिन अब इसको थोड़ा फॉर्मल वे में आगे ले जाया जा रहा है लोक अदालत को, और बहुत जगह देखते हो कि इसको कोर्ट प्रमोट कर रही है। अब यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले लोक अदालत कहाँ लगा था, तो भैया सबसे पहले लगा था मार्च 14 1982 में, कहा, गुजरात के जूनागढ़ में लगा था। और एक सक्सेसफुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम वहां पे किया था। तो हम इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ केसेस में तो बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाता है, जैसे कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं। तो जो लोक अदालत होता है वो बहुत बेहतर तरीके का रोल प्ले करता है सोसाइटी में। इसके बाद जब हम बात करते हैं लोकपाल की, तो लोकपाल क्या होता है, पीपल्स का केयर टेकर होता है, जिसको हम ऑम्बर्ट्समैन भी कहते हैं इंडिया में। और इसको अपॉइंट किया जाता है भैया, जैसे कि एंटी करप्शन ओवरसमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्टेट में क्या करती है,
अपॉइंट करती है इसको पीपल के द्वारा। लोकायुक्त जैसे नहीं होता है कि लोकायुक्त क्या है, आप बहुत जगह सुनोगे कि लोकायुक्त का रोल क्या है, तो उनको वही अपॉइंट करती है। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं, तो हर स्टेट में है जो करप्शन के कंप्लेंट्स होते हैं उसको डील करने के लिए। और हम यहाँ पे देखेंगे तो देखा जाता है कि ये एक्ट प्रोवाइड करता है भैया कि हर ये 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है कि हर स्टेट को, हर इंस्टीट्यूट में क्या करना है, एक लोकायुक्त को वहां पे अपॉइंट करना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडीआर सिस्टम में। तो इनको आप देखोगे, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो 2013 है वो इनसे रेगुलेट होते हैं। और बाकी जो होते हैं वो होते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट से। लेकिन उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे हम पढ़ेंगे अभी लोक अदालत का सिस्टम क्या है, और वहां पे हम नालसा वगैरह का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि नालसा देखेंगे, सालसा देखेंगे, डालसा देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, नालसा किस तरीके से रोल प्ले करता है। और कुछ केस क्लॉज देखेंगे जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वहां पे वो डील करेंगे। बस इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पहली बार इसको महाराष्ट्र में डील किया गया था और इसके एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको हम ये चीज देखते हैं, उसका उड़ीसा एक्ट बना था 1970 में। लेकिन हम इसमें एक चीज देखते हैं कि ये एक्ट आने से पहले, जो 2013 का एक्ट है, उसके आने से पहले भी ये हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा था, प्रिवेल कर रहा था वहां पे चल रहा था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। और बहुत ज्यादा बाय वगैरह नहीं बोलेंगे क्योंकि तुरंत हमको दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करना है। तो कुछ बाकी फॉर्मेलिटीज जो है बाद में होंगी। बट आप ये है कि आप इस चैप्टर को थोड़ा देर देख लेना। क्वेश्चन अगर आएंगे तो इससे टैकल करना बहुत आसान है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप कुछ सोसाइटी पे बेस्ड है तो इजी आप टैकल कर लोगे।